हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अलाउंस। अलाउंस को मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। अलाउंस ऑफ परक्यूजिट्स मेरे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं। तो उसमें पॉइंट हमारा जो वन था वो था अलाउंस। जितना ही अलाउंस पॉइंट महत्वपूर्ण है उतना ही परक्यूजिट्स है। पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? अलाउंस का मतलब जो आपको सहायता कैश के रूप में कर दी जाती है या गुड्स के रूप में कर दी जाती है, ठीक है, वो क्या होता है? अलाउंस कहलाता है। लेकिन जो सेवा आपको दे दी जाती है कि चलिए जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के रूप में लीजिए कि आपको रहने का मकान के लिए पैसा दे दिया गया कि जाइए रेंट पे रहिए, 5,000 रुपये महीने हम आपको देंगे। तो क्या हुआ? अलाउंस हुआ। वो आपको कैश के रूप में दे दिया गया कि जाइए रहिए। और दूसरा चीज़, आप रेंट पे लेके आप एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई को आपको रेंट पे देना है। जब हम पहली बार पैसा लिए हैं तो उस समय हम एम्प्लॉय थे, कोई एम्प्लॉयर हमको आके दिया, कहा 5,000 रुपये लीजिए आप और जाइए रेंट पे रहिए। उस समय हम एम्प्लॉय थे, तो ठीक है, वहाँ पे 5,000 रुपये प्राप्त हुआ, तो मुझे कैश के रूप में प्राप्त हुआ। वही चीज़ एक एम्प्लॉयर आया, कहा कि ये मकान मैं यानी ये रूम मैंने खरीद लिया, मतलब ले लिया रेंट पे, और मैं इसको आपको रहने की सुविधा देता हूँ, जाइए इस रूम में आप रहिए। तो वो आपको सुविधा के रूप में दे दिया। जब सुविधा के रूप में दिया जाएगा तो क्या कहलाता है? परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स को हिंदी में कहते हैं अनुलाभ। तो परक्यूजिट्स आज का मेरा पॉइंट नहीं है, आप भी जान रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि अगला पॉइंट जो मेरा होगा वो अलावेंस के बारे में होगा, क्योंकि अलावेंस छोटा नहीं है। ये एक-एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने इतना उसको शॉर्ट में रखने की कोशिश की है कि जिससे आप समझ सकें। बाबू रटना सबको है, आपको समझिए। समझ के रटिए या बिना समझे रटिए, रटना है। अगर बिना समझे रटेंगे तो फिर कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएँगे, रटा ही रहेगा। लेकिन समझ के रटेंगे तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ, समझ के रटते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो अलाउंस और परक्यूजिट्स के जो रूल हैं वो ना रटें तो फिर गड़बड़ है। जिस प्रकार रेखा गणित कहिए या अर्थमेटिक, जो भी मैथ के जो रूल होते हैं वो नहीं आपको समझ में आते तो फिर मैथ नहीं लगता। उसी प्रकार यहाँ पे जब तक इस रूल को नहीं जानेंगे, इसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपसे इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चन नहीं लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अलाउंस के बारे में। अलाउंस के बारे में बताया कि 3 प्रकार के होते हैं: टैक्सेबल अलाउंस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस एंड अनटैक्सेबल अलाउंस। इसको कह सकते हैं टैक्सेबल अलाउंस, क्लियरली है। पार्टली टैक्सेबल को कहते हैं लोग पार्टली एग्जम्प्टेड। अच्छा बताइए कि जब कुछ चीज़ फुल्ली टैक्सेबल है, यानी उस पे पूरा-पूरा टैक्स लगना है, और उसी में से अगर आधा लग जाए तो उसको आप पार्टली टैक्सेबल कहेंगे। और वही वो भी कह सकते हैं कि आधा जो नहीं लगा है उसे एग्जम्प्टेड कहेंगे। तो पार्टली एग्जम्प्टेड या पार्टली टैक्सेबल एक ही बात हुई। तो पार्टली टैक्सेबल अलाउंस इस प्रकार के हैं। अनटैक्सेबल कहिए या एग्जम्प्टेड, फुल्ली एग्जम्प्टेड, क्योंकि जब टैक्स लगा ही नहीं तो वो यानी पूरा ही एग्जम्प्ट कर गया, तो उसे क्या कहेंगे? एग्जम्प्टेड अलाउंस। तो मैंने 3 बता दिया था। अब पहले हम पढ़ते हैं टैक्सेबल। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ होता है तो वो होता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। आप देख के ही लगा ले होंगे कि इतने सारे पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण होगा। क्यों महत्वपूर्ण होगा ये बता दे रहे हैं। अगर इसको रट लिए तो सिर्फ बुक में जाकर रखना है कि भैया ये अनटैक्सेबल है या एग्जम्प्टेड है, तो सीधे-सीधे क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे कुछ रखना ही नहीं है। यहाँ पे टैक्सेबल हो तो सीधे जाके बुक में लिख देना ना, जितना टैक्सेबल हो सीधे-सीधे टैक्स हो जाएगा। बट यहाँ क्या, यहाँ पे पॉइंट है कि इतना टैक्स होगा, टैक्सेबल होगा, इतना एग्जम्प्टेड होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो होगा मेरा वो पार्टली टैक्सेबल होगा। देखिए, जब तक आप इसके बारे में सही से नहीं समझेंगे, अब हम कई बार कह रहे हैं कि 46 क्वेश्चन है आपकी बुक में, और वो 46वां क्वेश्चन कभी इस पॉइंट को महत्वपूर्ण बना देता है, कभी इस पॉइंट को महत्वपूर्ण बना देगा, कभी इस पॉइंट को महत्वपूर्ण बना देगा। और अगर आप कोई इस पॉइंट में से भूलेंगे तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जानते ही हैं इनकम टैक्स कितना खतरनाक चैप्टर्स हैं इनकम टैक्स में। चलिए शुरू करते हैं। पहले महंगाई भत्ता के बारे में जानते हैं। पॉइंट 1, इसे क्या कहते हैं? महंगाई भत्ता। इंग्लिश में तो डियरनेस अलावेंस, डियरनेस अलावेंस। जब वही डियरनेस अलावेंस के बगल में लिख दिया जाए पार्ट ऑफ सैलरी, 2 पॉइंट होता है। या सिंपली आपको लिख दे डियरनेस पे, डीपी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है डियरनेस पे, तो वो पार्ट ऑफ सैलरी हो गई।
और जब वही डीपी की जगह डियरनेस अलाउंस लिख दे और लिख दे पार्ट ऑफ सैलरी, फिर भी वो डीपी हो गया। लेकिन ना पार्ट ऑफ सैलरी लिखे ना डीपी लिखे, तो उसका मतलब डियरनेस अलाउंस। ये क्या होता है? महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता क्यों दिया जाता है, यानी डियरनेस अलाउंस आपको दिया क्यों जाता है? अब ये सोचिए कि एक सरकारी कर्मचारी है या अर्ध सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी है, उसका वेतन 15,000 रुपया था। कितना था? 15,000 पर मंथ। उसमें उसका 2005 में गुजारा चलता था 15,000 में। अगर वह 15,000 में 2005 में काम करता था और आप उसको महंगाई भत्ता नहीं देते हैं, तो 2021 में उस जो वैल्यू उस समय थी, क्या उसी समय वो भी उसी की वैल्यू आज भी है? नहीं। आपको पता चलता था उस समय 5 रुपये किलो गेहूँ मिलती थी, आज 80 रुपये मिल रहा है। उस समय 40-45 रुपये पेट्रोल मिलता था, आज 102 रुपये मिल रहा है। डबल का रेंज है। तो क्या होता है कि जो 15 इस अमाउंट पे देखा जाता है, सरकार देखती रहती है कि कितनी महंगाई बढ़ रही है। उसी अनुसार उनकी सैलरी में, उनके सैलरी के हिसाब से उतना परसेंटेज महंगाई भत्ता दिया जाता है। जैसे अभी आप 2020 में जाएँगे तो 2020 में आपका था 17% महंगाई भत्ता मिलता था। लेकिन 2021 में 20-21 में कोरोना आने की वजह से इस साल जो आपको मिला है, गत वर्ष, मतलब कि महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस, वो आपको मिला है 28%, यानी 11% महंगाई बढ़ी है। 11% आपकी महंगाई बढ़ी है, यानी डियरनेस अलाउंस जो है 11% से एक्सीज किया गया है। 11% बढ़ने की वजह से अब मान लीजिए जो वो चीज़ पहले वो 15,000 पे 17% पाता था, तो उसका कुछ और वैल्यू था, यानी 15 धाम 150, 1500, 15 सत्ते 105, 2650 रुपये उसको उस समय मिलता था 2019-20 में, समझिए। और आज जो आपको अलाउंस मिल रहा है, ये देखिए कितना मिल रहा है, 15 दूना 30, 15 अठे 120, 4200। अब उसको पहले मान लीजिए 2019 में ये जो 15,000 रुपये मिलता था, आज उसको मिल रहा है 17,650। 17,650 मिलता था, आज उसको 19,200 मिलता है। तो उसको राहत मिली कि नहीं मिली? किस प्रकार मिली? डियरनेस अलाउंस के तौर पे, कि उनके सैलरी में 4200 रुपया उनकी महंगाई के लिए दे दिया गया। यह एक प्रकार का भत्ता है और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, यानी पूरा इस पे टैक्स लगता है। ये पूरी आपकी सैलरी में ऐड किया जाता है। ठीक है? तो हमें अब और नहीं बताना पड़ेगा कि महंगाई भत्ता क्या है, महंगाई भत्ता दिया क्यों जाता है। अब तो आप क्लियरली समझ चुके हैं और इतना आसान है कि पूरे की पूरे आपके सैलरी में जोड़ दिया जाता है। सैलरी में कब नहीं जोड़ा जाता है वो भी हम बता देंगे। वो जब हाउस रेंट अलाउंस का क्वेश्चन लगाया जाता है, उस समय वो सैलरी में जोड़ा जाता है, जब तक वो पार्ट ऑफ सैलरी ना कहलाए। ठीक है? या डियरनेस पे के नाम से ना हो। ठीक है? चलिए दूसरी बात, नगर क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, कंपनसेटरी अलाउंस। नगर क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये कौन सा अलाउंस है? नगर क्षतिपूरक भत्ता। तो आप नगर की क्षतिपूर्ति से दिमाग लगाने लगे होंगे आप। देखिए बाबू, बात ये है कि आप मान लीजिए मैं हूँ गोरखपुर का निवासी। मैं मानना नहीं है, मैं खुद गोरखपुर का निवासी हूँ और गोरखपुर में रहता हूँ। मान लीजिए यहाँ मेरी नौकरी लगी है और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 2 किलोमीटर के बाद मेरा ऑफिस है, वहाँ पे हमें काम करना होता है। ठीक है? तो ये बताइए, बहुत ही आसानी से हम 10 मिनट 20 मिनट के अंदर अपने ऑफिस में जा सकते हैं। लेकिन यही अगर ऑफिस दिल्ली में हो, चेन्नई में हो, तो पता चलता है कि गुड़गाँव से लेके वहाँ से वहाँ, मतलब कि 30-30 किलोमीटर तक जाना पड़ता है अपने ऑफिस पहुँचने के लिए। रूम बहुत दूर है, ऑफिस बहुत दूर है, उसकी डिस्टेंस इतनी होती है कि आपको पर डे आने-जाने से इतनी प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम के लिए, उस समस्या के लिए कि आप इस समस्या को उठा रहे हैं, उस समस्या के लिए जो आपको भत्ता दिया जाता है, अलाउंस, समझ में आया ना? अलाउंस का मतलब भत्ता, और भत्ता मतलब कि जो चीज़ आपको सुविधाओं के रूप में, आपके कार्य के लिए जो सुविधाएँ मिलती हैं, उस सुविधाओं के रूप में जो कैश में प्राप्त हो, गुड्स के में प्राप्त हो, वो क्या है? भत्ता है। तो समझ में आया
कि आपको भत्ता दिया गया इसलिए कि आपको जो मानसिक टेंशन होती है, आने-जाने, धुआँ-धक्कड़, उसके लिए जो आपको अलाउंस मिलता है वो नकद क्षतिपूरक भत्ता कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। अब हम पढ़ते हैं निश्चित चिकित्सा भत्ता, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। तो यानी अगर आपको मेडिकल सुविधाओं के लिए कोई भत्ता मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड। फिक्स्ड में अगर आपको मेडिकल अलाउंस के लिए सुविधा मिलती है, तो वो क्या है? फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। इसको भी पूरा-पूरा ले जाके छाप देते हैं, समझिए सैलरी में। टिफ़िन भत्ता, एक प्रकार का भत्ता होता है कि उनका कैंटीन होता है, उसमें कहते हैं कि जाइए, आपको यहाँ पे आप आराम से खाना खा लीजिए। आपको फ्री में खाना दिया जाता है। दूसरा पार्ट होता है कि आपको कहा जाता है कि ये लीजिए, ₹60 जाके कहीं भी आप टिफ़िन कर लीजिए। तो अगर आपको ₹60 दिया जाता है और कहता जाता है कि टिफ़िन जाके कर लीजिए, तो क्या हुआ? अलाउंस हुआ, क्योंकि वो आपको कैश के रूप में मिल गया। लेकिन वही चीज़ अगर आपको कहा जाता है कि जाइए आप हमारे कैंटीन में खा लीजिए, तो वो क्या होता है? परक्यूजिट्स। मैं बार-बार डिफ़रेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि डिफ़रेंस समझिए परक्यूजिट्स यानी अनुलाभ में और अलाउंस में। जो कैश के रूप में, गुड्स के रूप में मिल जाए, वो भत्ता होता है, और जो चीज़ आपको सुविधाओं के रूप में दी जाती है, उसे परक्यूजिट्स कहते हैं। ठीक है? तो ये भी एक प्रकार का टिफ़िन भत्ता हो गया। ठीक है? क्लियर हो गया? नौकर भत्ता, आपको एक बढ़िया एम्प्लॉयी हैं और आपके यहाँ काम करने के लिए बाहर छोटे-मोटे आपको नौकर की सुविधा दी जाती है कि जाइए, हम आपको ₹2000 देते हैं, महीने में ₹3000 तक देते हैं। आप नौकर रख लीजिए और अपने आराम के लिए उससे काम करवाइए। तो क्या होता है कि नौकर भत्ता जो मिलता है वो भी अलाउंस हो गया। अब हमको डीपली समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। प्रैक्टिस ना करने का भत्ता, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप मेडिकल विभाग में हो, इंजीनियरिंग विभाग में हो और वकील हो, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, प्रोफ़ेशनल, जो प्रोफ़ेशन उनका जो होता है, उससे दूर रख के, जैसे मान लीजिए कि एक नियम है यहाँ पे, भारत सरकार लागू की है कि जैसे कि मान लीजिए आप एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर लिए, तो वहाँ पे आपको रूल लागू ये होता है कि 5 साल तक एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद आपको सरकारी नौकरी करनी पड़ती है, चाहे वह गाँव में करें, ठीक है? या आप शहर में करें। आपको एक सरकारी अस्पताल में आपको नौकरी करनी पड़ती है 5 साल। अब तो और रूल बढ़ के 10 साल तक होने वाला है, लेकिन अभी 5 साल तक है। 5 साल तक आपको रखा जाता है कि आप प्राइवेट वर्क नहीं करेंगे, अपना खुद की संस्था नहीं डालेंगे, पहले 5 साल आप सरकार की तरफ से काम कीजिए। तो इसी को कहते हैं कि अगर वो आदमी 5 साल तक सरकार की ना काम करके अपना कोई बिल्डिंग खड़ा करके अपना मेडिकल हॉल खोलता और वहाँ पे पता चलता अधिक कमाता, तो उसको प्रैक्टिस ना करने दिया जा रहा है ना, कि आप प्रैक्टिस मत कीजिए। तो जब प्रैक्टिस ना करने के लिए जो भत्ता मिलता है, तो उसी को कहते हैं एनपीए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ठीक है? ये पॉइंट है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। फिर आ गया हमारा पर्वतीय भत्ता, हिल अलाउंस। पर्वतीय भत्ता क्या? अब सोचिए कि एक व्यक्ति जो वो शिव जी का वो जो पंडाल लगता है, वो मतलब पर्वत पे, और कश्मीर के बॉर्डर पे चले जाइए, कश्मीर में वो पहाड़ियों पे किसी को काम मिलता है और किसी को गोरखपुर के आज़ाद चौक पे काम मिल गया, या किसी भी छोटे-छोटे मोटे शहर में, छोटे-छोटे गाँव में आपको काम मिल जाता है। तो वहाँ छोटे-छोटे गाँव में और एक बॉर्डर के किनारे या एक पहाड़ पे जहाँ आपको साँस लेने में भी दिक्कत हो रही है, दोनों जगह काम करने का अगर एक सा पैसा मिले, तो सब लोग सोचेंगे कि हम गाँव में काम करें। समस्या तो उसको हो रही है ना जो वहाँ पे पहाड़ियों पे जाकर काम कर रहा है, ठंड में काम कर रहा है। तो उसके लिए कि आप ठंड में जाके काम कर रहे हैं या अत्यधिक मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए जो आपको अलाउंस मिलता है, उसे पर्वतीय भत्ता कहते हैं, हिल अलाउंस के। वार्डन भत्ता, ये क्या है? वार्डन भत्ता, तो वार्डन भत्ता ये है कि मान लीजिए आप एक टीचर हैं। कुछ प्रिंसिपल क्या करते हैं, कुछ टीचरों को उठा लेते हैं और कहते हैं कि जब आप पढ़ा लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ा-सा काम कर दीजिए, वो थोड़ा-सा काम कर दीजिए, वो थोड़ा-सा काम कर दीजिए। या एक स्पेशल वर्क करवाने लगेंगे कि आप लाइब्रेरी का एक इंचार्ज बन जाइए, उसके बाद 1 घंटे तक बच्चों को सँभालिए और उनका
बुक प्रोवाइड कराते रहिए, बुक लेते रहिए। तो एक अलग से वार्डन के रूप में उनको काम दिया गया। तो उसके लिए जो भत्ता मिलता है वो वार्डन भत्ता कहलाता है, वो भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। प्रतिनियुक्ति भत्ता, डेप्यूटेशन अलाउंस। डेप्यूटेशन अलाउंस क्या हुआ कि मान लीजिए आपको ट्रांसफरिंग का ये भी होता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 50, 100 किलोमीटर भी हो सकता है। आपको कहा जाता है कि आज चुनाव है, जाइए वहाँ पे, आपको 4 दिन तक काम करना है। यहाँ से 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर, 4 दिन तक व्यक्ति अपना घर छोड़ के किसी सरकारी अस्पताल में रहकर या किसी होटल में रहकर सरकार का कार्य करता है या उस व्यक्ति का, उस एम्प्लॉयर का कार्य करता है। तो उसकी जो प्रतिनियुक्ति कर दी जाती है, ऐसा नहीं है यहाँ पे ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है, 3-4 दिनों के लिए है, 5-10 दिन के लिए हो सकता है उसका काम करने का स्थान वही, बस कुछ दूर भेजा जाता है। लेकिन उसके लिए जो उसको समस्या उठानी पड़ी है, उसी को में जो अलाउंस मिलता है उसके लिए, उसे डेप्यूटेशन अलाउंस कहते हैं। ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। अतिरिक्त समय कार्य भत्ता, इसका मतलब आप समझ रहे हैं या नहीं? तो अगर एक चीज़ और बता दें, ओवर टाइम अलाउंस, अगर इंग्लिश में कह दें तो शायद आपको समझ में आ जाए। अतिरिक्त समय से तो आपको, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे तो समझ में आना ही चाहिए कि अतिरिक्त मतलब अत्यधिक काम करना, जो काम अब हो चुका है उससे ज़्यादा थोड़ा-सा आपको उसे काम करा जाता है, तो अतिरिक्त कार्य, समय कार्य भत्ता। तो इसके लिए क्या होता है, ओवर टाइम जब आप करते हैं तो आपको पता था ओवर टाइम क्यों करेंगे, मूर्ख हैं कि हमारा 8 घंटे का कार्य है तो उसके बाद भी 8 घंटे के बाद भी उनकी कार्य करें। उसके लिए आपको अलाउंस मिलता हो, जब उससे ज़्यादा आप काम करते हैं तो वो खुश होके आपको अलाउंस देते हैं। और अलाउंस के रूप में जो मिलता है वो उसी को कहते हैं अतिरिक्त समय कार्य भत्ता, ओवर टाइम अलाउंस, जो कि टैक्सेबल अलाउंस होता है। तो आप जान चुके हैं कि ये टैक्सेबल अलाउंस थे कौन से, महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, निश्चित चिकित्सा भत्ता, टिफिन भत्ता, नौकर भत्ता, प्रैक्टिस न करने का भत्ता, पर्वती भत्ता, वार्डन भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता और अतिरिक्त समय कार्य भत्ता। ये हमारे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस थे। अब सोचिए, अगर आप इसको बुक में पढ़ने लगे ना तो दिमाग चक्करिया जाएगा, क्योंकि पूरे बुक का सबसे बड़ा चैप्टर कोई है तो इनकम फ्रॉम सैलरी है, और सबसे बड़ा कोई पॉइंट है तो अलाउंस और परक्विजिट्स है। तो इसलिए हम इसको बहुत ही पढ़ाने की अच्छी से कोशिश कर रहे हैं। आप समझने की भी अच्छी से कोशिश कीजिए, क्योंकि नहीं अगर समझ में आया तो फिर बुक में जितने क्वेश्चन है वो आपको समझ में आने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ जाएगा, भर देंगे, रटना तो है ही थोड़ा मोड़ा। तो टैक्सेबल अलाउंस का पार्ट आपका ख़त्म हो चुका है। अगर इसमें कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक शेयर तो करें ही, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपसे सब्सक्राइब से ही हमें अच्छा लगता है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को छोड़ के तो पूरा ना जाए, छोड़ के तो जाए ही ना, क्योंकि जब तक एक पॉइंट भी छोड़ के चले जाए तो फिर आपके लिए क्वेश्चन में समस्या आ जाएगी। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस में आते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। क्या? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस के बारे में पहले तो आप स्टार बना लीजिए, 4-5 स्टार बनाना चाहते हैं बना लीजिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। इसको हम तुरंत बता दें या इसके बाद बताएं, तो हम सोच रहे हैं पहले इन सबको पढ़ा लें उसके बाद बताएं, क्योंकि इस पे हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताना पड़ेगा, वरना ये चीज़ समझ में नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मनोरंजन भत्ता। आपके मनोरंजन के लिए जो भत्ता मिलता है वो मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ते में क्या होता है कि यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका 1/5वां भाग, आपके सैलरी का 1/5वां भाग या 5,000 रुपया, उसमें से जो भी कम हो वो अलावेंस नॉन टैक्सेबल होता है, एग्जेम्प्ट होता है। क्या बोले हम पढ़ा रहे हैं आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस, और कह रहे हैं कि इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, क्या हो, एम्प्लॉय गवर्नमेंट, तो एक सैलरी का 1/5 भाग, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सैलरी का 1/5 भाग और 5,000 विच इवर इज लोअर, यानी जो भी इसमें से कम हो,
मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है, तो आपका 4,000 रुपया आ गया, और या तो आपको 5,000 रुपया, इसमें कौन छोटा लग रहा है, 4,000, तो 4,000 भरेंगे। अब मनोरंजन भत्ता आपका मान लीजिए 30,000 है, तो आपका कितना आ गया, 30,000 का 5 6,000, तो क्या भरेंगे, 5,000 भरेंगे। तो जो भी भरना क्या मतलब एग्जेम्प्ट होगा आपका, तो जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, वो आपको फ्री मिल जाएगा। तो अगर आपको फ्री मिल गया तो अच्छी बात है, जो भी फ्री मिले उठा लेना चाहिए, कम से कम कुछ तो कम हो रहा है टैक्सेबल इनकम। चलिए अच्छी बात है। अब क्या कर रहा है, पॉइंट ए डालिए, सब कुछ नोट करते जाइएगा और इसी प्रकार नोट कीजिए जिस प्रकार हम लिखे हुए हैं, क्योंकि जब आप बहुत बड़े में लिख देंगे तो फिर आप जब अगली बार पे मतलब कॉपी उठाएंगे तो पहले ही डर के भाग जाएंगे, अरे भाई इतना कौन याद करेगा। चलिए ठीक है, हम पढ़ते हैं स्पेशल अलाउंस एग्जीक्यूटिवली फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। जब आप कोई कार्य स्पेशल वर्क करते हैं, जब कोई आप कार्य ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं, ठीक है, तो आपको एक स्पेशल अलाउंस मिलता है। वो स्पेशल अलाउंस क्या है, ये देखिए, आपको यात्रा भत्ता मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, यात्रा भत्ता यानी ट्रेवलिंग अलाउंस। किस पर्पज से, पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग एंड पैकिंग। मान लीजिए आप गोरखपुर में काम कर रहे थे, ठीक है, और आपको कहा गया कि एक काम कीजिए, आपको आपका ट्रांसफ़र हो गया लखनऊ में। तो जब लखनऊ में आपका ट्रांसफ़र होगा तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे यात्रा भत्ता मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ से ट्रांसफ़र होने में वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, और वहाँ पे जाने में जो भी आपको यात्रा मिलता है, और जो आप पैकिंग में अपना सब पैसा खर्च करते हैं उस पैसे को देता है, तो उसे यात्रा भत्ता कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरी पॉइंट हमारा है डेली अलावेंस, दैनिक भत्ता। जानते हैं कभी कभी क्या होता है, या हमेशा होता है कि जब आप यहाँ से जाते हैं वहाँ पे आपको एडजस्ट करने में पता चलता है कि आपको मन नहीं, मान लीजिए एम्प्लॉई ने आपको परक्यूजिट्स के रूप में आपको रेंट दिया, रेंट मतलब हाउस रेंट मिलता था आपको, तो आपको हाउस रहने के लिए जो था वो परक्यूजिट्स के रूप में था। परक्यूजिट्स मतलब अनुलाभ, अनुलाभ का मतलब जो आपको सुविधाएं दी जाती हैं, सुविधाएं दी जा रही थी, लेकिन अभी क्या कह रहा है कि आप होटल में रहिए, आपको अभी रूम नहीं मिल पाया है, तो वहाँ से आप जाते आते सेट जगह नहीं बैठ पाते, आपको आराम नहीं मिलता, उसके लिए जो डेली अलाउंस इसी को कहते हैं दैनिक भत्ता। वही चीज़ है सवारी भत्ता, आपको सवारी के लिए जो भत्ता दिया जाता है वो सवारी भत्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको आने जाने के लिए जो भत्ता मिला, कि आप अपने रूम से लेके ऑफिस तक आना और जाने में जो खर्च होता है वो जो आपको भत्ता मिलेगा, सवारी भत्ता हो गया। फिर जिसे कन्वीनियंस अलाउंस भी कहते हैं। अब हेल्पर अलाउंस क्या होगा, सहायक भत्ता। हेल्पर अलाउंस, जब आपसे एम्प्लॉयर आके कहे ठीक है भाई आप इतना काम करते हैं कि एक के साथ आपको 3 काम करने पड़ते हैं, 2 काम शायद आप कर ले, तीसरे में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप एक हेल्पर ले लीजिए जो आपकी ये कॉपी उपी उठाता रहे और देखता रहे छोटा मोटा काम। तो उसके लिए जो आपको हम अलाउंस दे देते हैं, जाइए 5,000 रुपये ले लीजिएगा। और हमसे ये मतलब नहीं है कि आप 8,000 मिला रहे हैं, 9,000 मिला रहे हैं, हम 5,000 रुपये दिए तो 5,000 का माना जाएगा। तो जो अलाउंस 5,000 रुपये आपको मिल रहा है वो हेल्पर अलाउंस हो गया। फिर क्या होता है, एकेडमिक अलाउंस होता है, विद्योपार्जन भत्ता। विद्योपार्जन भत्ता क्या होता है, एकेडमिक अलाउंस का मतलब ये हो गया, हेल्पर अलाउंस के बारे में समझ चुके हैं, ये जो भी चीज़ें पार्टली टैक्सेबल अलाउंस के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एकेडमिक अलाउंस विद्योपार्जन, यानी विद्योपार्जन से समझ रहे हैं कि विद्या अर्जित करने के लिए, विद्या पाने के लिए, विद्योपार्जन, विद्या पाने के लिए आपको कोई भत्ता मिले। इसका मतलब क्या है, देखिए आप एक काम करते थे, पहले आप छोटे से मजदूर से जब अच्छी सी ट्रेनिंग आपको मिली तो आप एक अच्छे पद पे आ गए। तो जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एक होता है कि वो संस्था ही आपको ट्रेनिंग दे, अगर संस्था आपको ट्रेनिंग देती है तो वो आता है परक्यूजिट्स में। लेकिन अगर आपको उसके लिए पैसा दे दिया गया कि जाइए आप सीख लीजिए, तो वो अलाउंस होता है। जब पैसा मिला सीखने के लिए तो आपको वो एकेडमिक अलाउंस के रूप में मिला। विद्या सीखने के लिए अगर आपको पैसा मिल रहा है, स्टडी करने के लिए,
तो वो क्या हो गया, एकेडमिक अलाउंस हो गया, सिंपली समझिए। यूनिफॉर्म अलाउंस, वर्दी पहनने के लिए भत्ता मिल गया आपको, तो वो क्या हुआ, वर्दी भत्ता या यूनिफॉर्म अलाउंस। स्पेशल अलाउंस टू मीट फॉर पर्सनल यूज, पॉइंट बी। अब तक क्या पढ़ रहे थे आप, पॉइंट ए, जिसमें आपने पढ़ा ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं स्पेशल अलाउंस टू मीट फॉर पर्सनल यूज। अब तक आप ऑफिशियल यूज पढ़ रहे थे, ठीक है, कार्यालय ड्यूटी पे। अब आप पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज में क्या है, पॉइंट बी का पॉइंट 1 लिखिए, रोमन अंक में लिखिएगा 1.1। पॉइंट 1 में स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, जिसमें स्नो बाउंड एरिया अलाउंस, ठीक है। पॉइंट बी हिल कंपनसेटरी अलाउंस, वही स्नो बाउंड एरिया, यानी जहां ध्वनि ज्यादा होती हो। अब सोचिए, आपको एक ड्यूटी मिली है कि आप एक ऐसे जगह जाइए कहीं आपको आवाज़ ना होती हो, और एक आपको सड़क के बगल में दे दिया जाए रूम, और कहा जाए वहीं के बगल में फैक्ट्री का काम हो रहा हो, दूसरी बगल में फैक्ट्री का काम हो रहा है, आगे हल्ला गाड़ी चलती हो, वहाँ पे आपको काम दिया जाए, तो आप परेशानी तो होती है नॉइस से। तो स्नो बाउंड एरिया अलाउंस जो आपको उसी के रूप में दिया जाता है, जो ध्वनि के कारण आपको परेशानियाँ हुई। पॉइंट बी है आपका हिल कंपनसेटरी अलाउंस, जो पहाड़ी पे मिलता है, पहाड़ी पे रहने के लिए परेशानियों से जो उठे हैं पहाड़ी, इसके बारे में बताया था। तो वहाँ पे जो आपको अलाउंस मिला है, अगर आपको अलाउंस 800 रुपये से अत्यधिक है तो भी, 800 रुपये से कम है तो भी, आपको 800 रुपया पर मंथ का, कितना, 800 रुपया पर मंथ की छूट मिलती है हिल कंपनसेटरी अलाउंस या स्नो बाउंड एरिया अलाउंस पे। यही पॉइंट अगर आपके प्रश्न में आ जाता है कि हिल कंपनसेटरी अलाउंस 10,000 पर मंथ, तो आप क्या करते हैं, सीधे सीधे 10,000 पर मंथ ले जाकर टैक्सेबल अलाउंस में भर देते हैं, जो कि आपके लिए गलत है। क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा वो, क्योंकि आपको 8,800 रुपये की छूट मिली है, 12/96 रुपये का छूट मिल गया, और आप 12,000 रुपये का पाए हैं, मान यानी 1,000 रुपये का अगर मान लीजिए पर मंथ मिला है आपको, तो 12,000 रुपया मिला आपको हिल कंपनसेटरी अलाउंस, और आपको छूट कितने की मिल रही है, 12/96। तो आपको जो 2,400 रुपया है वही भरना है, ये 96 रुपये की आपकी छूट हो गई। तो इसलिए हिल कंपनसेटरी अलाउंस और स्नो बाउंड एरिया अलाउंस जहाँ पे भी हो, वहाँ पे आप 800 रुपये पर मंथ की छूट खट से लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि आप समझ चुके हैं। अब यही नहीं समझते तो प्रॉब्लम होती। अब उसमें डालिए पॉइंट बी, बी के पॉइंट रोमन अंक में दो, दूसरा लिखिए। दूसरे में क्या है, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ बॉर्डर एरिया, रिमोट लोकेलिटी एरिया, डिफिकल्ट एरिया, रिमोट लोकेलिटी डिफिकल्ट एरिया, डिस्टर्ब एरिया अलाउंस। इसका मतलब क्या है, अब बॉर्डर के किनारे, अब मान लीजिए कश्मीर लद्दाख में आपके यहाँ कार्य लगा, पता चला बम वहाँ से फूट रहा है, वो बम वहाँ से फूट रहा है, आप हमेशा टेंशन में है कि कहीं हमारे घर में भी आके बम ना फूट जाए, टेंशन में है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, इसी को कहते हैं बॉर्डर एरिया अलाउंस, उसी को कहते हैं बॉर्डर एरिया अलाउंस। जो बॉर्डर एरिया में आपको भत्ता मिल रहा है बॉर्डर एरिया के लिए, वो बॉर्डर एरिया अलाउंस के रूप में मिला। दूसरा पॉइंट, रिमोट लोकेलिटी डिफिकल्ट एरिया। रिमोट लोकेलिटी डिफिकल्ट एरिया से मतलब क्या है, रिमोट लोकेलिटी कहिए या डिफिकल्ट एरिया। अब सोचिए कि आप एक गोरखपुर में हैं, या मुंबई में हैं, या चेन्नई में हैं, लखनऊ में हैं, कानपुर में हैं, अच्छे शहरों में हैं, आपको 24 घंटे में चौबीसों घंटे लाइन रहती है। अब मान लीजिए, इतना भी हम सरकार की इज्जत नहीं कर सकते, 23 घंटे तक कर दीजिए, मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा 24 को 24 मान ले, तो वैसे 24 को 24 घंटा चलता है, 23 घंटे मान लीजिए आपके यहाँ मतलब लाइट मिल रही है, और गांव में पता चल रहा है कि 8 घंटा मिल रहा है, 4 घंटा मिल रहा है, दिया के अजोरे रहना पड़ता है, मतलब उजाले में। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो क्या उनको दिया के उजाले में भी जो मतलब पैसा मिल रहा है, और आपको भी यहाँ पे उतना ही पैसा मिल रहा है, तो फायदा क्या उसका, दिया के उजाले में रहने से। वहाँ पे आपको जो फायदा मिलता है
उसी को हम कहते हैं रिमोट लोकेलिटी या डिफिकल्ट एरिया अलाउंस। उसके लिए जो दिए कि उजाले में बैठ के बेचारा काम कर रहा है, या गांव के अशिक्षित लोगों को समझा रहा है और अशिक्षित लोगों से बात करके परेशान हो रहा है, एजुकेटेड पर्सन, उसके लिए जो आपको मिल जाता है अलाउंस, वो क्या कहलाता है? डिफिकल्ट एरिया या रिमोट एरिया अलाउंस कहलाता है। ठीक है। डिस्टर्ब एरिया अलाउंस वही चीज़ हो गई जहाँ परेशानी हो आपको। उसके लिए जो आपको मिलता है वो कितने का अलाउंस मिलता है, यानी जो एग्जम्प्टेड अलाउंस होता है वो कितना होता है? तो वो 1300 रुपया पर मंथ होता है। यानी 1300 रुपये की छूट आपको मिलती है, या अगर आप डिस्टर्ब एरिया या बॉर्डर एरिया या लोकेलिटी, रिमोट लोकेलिटी एरिया में, डिफिकल्ट एरिया में रहते हैं। फिर पॉइंट नंबर डी डालिए, यानी पॉइंट नंबर 4 रोमन अंक। उसमें क्या लिखेंगे आप? उसमें आपको लिखना है ट्राइबल एरिया अलाउंस। क्या? ट्राइबल एरिया। ट्राइबल का मतलब क्या हो गया? तो इंग्लिश वाले जो लोग हैं उनको समझ में आ रहा होगा। ट्राइबल एरिया मतलब आदिवासी, जंगली, एक प्रकार से कहिए। ठीक है। वहाँ पे रहने के लिए अगर आपको काम दे दिया जाता है और अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो आपको समस्या होती है, तो उस समस्या से जो आपको लाभ मिलता है वो अलाउंस के रूप में मिलता है। उसी को ट्राइबल एरिया अलाउंस कहते हैं, और वहाँ पे 200 रुपये पर मंथ आपको छूट दी जाती है अलाउंस की। ये सब क्या हम बता रहे हैं? पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, क्योंकि यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपको अलाउंस मिलना चाहिए उसमें से कुछ अलाउंस एग्जम्प्टेड हो गए, यानी किस पे छूट मिल गई, और कुछ टैक्सेबल हो गए, यानी पार्टली टैक्सेबल आर या पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंस के रूप में इसीलिए इसे कहा जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर मतलब 4 का ये रोमन अंक का या ई के रूप में बता रहे हैं। अलाउंस रिलेटेड इम्प्लाई वर्किंग इन ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमसे एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, सर जी क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए, कोई मतलब इसका क्या नाम है, संस्करण 62वां का, 62 एडिशन का। तो हम इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन उठाए। वो परेशान था कि 6 लाख रुपए जो उनको मिल रहा है ट्राइबल के लिए, तो वो 6 लाख रुपए में सर आंसर कैसे ले आए? देखिए कुछ लोग क्या होता है कि आंसर लाने के लिए लगाते हैं बस, क्वेश्चन समझने का क्वेश्चन नहीं, मतलब समझने की कोशिश नहीं करते हैं, आंसर से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। तो आप क्वेश्चन से आंसर बनाएं, इसलिए हम आपको तब से समझा रहे हैं। ठीक है। इसलिए हम आपको बताए हैं कि जो वहाँ पे 6 लाख रुपीज़ था उसका 70%, या ये कहिए कि 10,000 रुपये पर मंथ की छूट मिलती है 12 महीने तक, जिसमें जितना महीने तक रहा। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर आपको काम कर रहे हैं तो 10,000 रुपया पर मंथ, यानी कहिए 12 महीने का 1,20,000 रुपया, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। ठीक है। या पॉइंट नंबर बी, सैलरी का 70%, 70% ऑफ सैलरी। इसमें से जो भी विच एवर इज लेस, तो इसमें से मान लीजिए ये 8 लाख रुपए का था तो 5,60,000 रुपया हो गया। लेकिन उस प्रश्न में पॉइंट मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में आपका था 6 लाख रुपीज, तो वहां पे आ रहा था 4,20,000। क्वेश्चन लगाना है आज ही बता देते हैं थोड़ा थोड़ा। 1,20,000 कौन छोटा है या 4,20,000? तो 4,20,000 नहीं, 1,20,000 छोटा है। तो 6 लाख में से 1,20,000 रुपये घटा दीजिए तो आपका आता है 4,80,000। ये जो पॉइंट था वो 4,80,000 रुपया लाने के लिए परेशान था कि 4,80,000 आए कैसे? आ नहीं रहा था। अगर ये पॉइंट आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये 4,80,000 नहीं आएगा, और आप आंसर लाने के लिए कहीं कहीं जुगाड़ लगाते रहिए, नहीं लगेगा। इसीलिए कहते हैं पूरा पहले थ्योरी पढ़िए फिर न्यूमेरिकल पे आइए। तो चलिए आप थ्योरी समझ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको अब जब कोई क्वेश्चन समझा देता है ना, वो थ्योरी समझाते समझाते, तो आपको समझ में आ जाता है पॉइंट तुरंत। तो इसीलिए हम आपको बता दिए 70% या 10,000 पर मंथ जो भी आपसे विजिबल लेस। फिर आपको आता है चिल्ड्रन अलावेंस। चिल्ड्रन अलावेंस मिलता है आपको बच्चों के लिए, आपके जो बच्चे हैं वो जाके पढ़ें, इसके लिए एम्प्लॉय कहता है कि लीजिए 100 रुपया मेरी तरफ, 500 रुपया मेरी तरफ से लीजिए, अपने बच्चे को पढ़ाइए जाके। तो 500 रुपया दिया तो वो तो आपका फायदा हुआ ना।
उसमें से सरकार क्या कहती है कि 100 रुपये तक हम भी छूट दे देते हैं, जाइए अपने बच्चों को पढ़ाइए। बट लेकिन 500 रुपये अगर आपको एम्प्लॉय दे रहा है तो हम 500 रुपये की छूट नहीं देंगे। 100 रुपये की जो छूट मिलती है वो भी आपके 8 बच्चे तक नहीं मिलती है, 2 बच्चे तक मिलती है मात्र। 2 के बाद 3 हो गए तो उस पे छूट नहीं मिलेगी। तो 2 बच्चे तक 100 रुपये पर मंथ, यानी 100 का 12 में गुणा कीजिए 1200, और 2 बच्चे के लिए यानी 2400 रुपये तक की छूट मिलती है। लेकिन अगर आपका एक ही बच्चा है तो फिर 1200 की ही छूट आपको मिलेगी। तो चिल्ड्रन अलाउंस के रूप में ये मिलता है। उसी में पॉइंट नंबर जी जो है, यानी पॉइंट नंबर 6 बोलिए, वो है चिल्ड्रन होटल अलाउंस। हॉस्टल हॉस्टल चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। चिल्ड्रन अगर हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल के रूप में जो आपको उसको सुविधा मिला, हॉस्टल में मान लीजिएगा और 700 रुपये उसका हॉस्टल का किराया लगता है, और मान लीजिए 700 रुपया किराया लगता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, इम्प्लाई उसको 700 रुपया दे देता है कि जाइए 700 रुपया पर मंथ लीजिए, आप अपने बच्चे को हॉस्टल में ले आकर पढ़ाइए। एम्प्लॉय तो बड़ा अच्छा काम किया। सरकार भी कहती है भाई ठीक है, मान लीजिए आपको उतना नहीं है कि घर बनवा के रह सके वहाँ पे, बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी ही है। चलिए 300 रुपये तक हम भी छूट देते हैं। तो जो सरकार देती है वो 300 रुपये पर मंथ तक, और वही बात 2 बच्चों के लिए। 6 या 5 या 3 या 4 बच्चों के लिए नहीं, मात्र 2 बच्चों के लिए 300 रुपये पर मंथ की छूट सरकार देती है। तो 300 रुपये की अगर सरकार छूट देती है तो यानी 7200 रुपये की छूट अगर 2 बच्चे आपके हैं तो मिल जाती है। 1200 इंटू 3 3600, और 36 दूना 7200, 7200 तक की। पॉइंट नंबर एच डालिए या पॉइंट नंबर 7, ट्रांसपोर्ट अलाउंस रुपीज 1600 पर मंथ, एंड हैंडीकैप के लिए 3200 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी में, या ये कहिए कि आप ट्रेन में, मतलब ट्रेन की मतलब करता है, वहाँ पे काम करते हैं, आने जाने में जो आपको मतलब मिलता है अलाउंस, उसके लिए परेशानी के लिए वो मतलब सेवाओं उसके कार्य में, मतलब घूमने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट का जो अलाउंस मिलता है, अगर आपको अलाउंस मिलता है तो 1600 रुपये पर मंथ तक सरकार भी कहती है एग्जेम्प्ट है भाई, ये जाइए घूमिए। और अगर वो हैंडीकैप है, मतलब शरीर से विकलांग है, तो उसको 3200 रुपये तक छूट मिलती है। तो यहाँ 1600 और हैंडीकैप के रूप में 3200। अब पॉइंट नंबर लास्ट है आपका, समस्या अब आपको खत्म होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन में पार्टली टैक्सेबल अलाउंस सब कुछ समझा दिया गया है। पॉइंट लास्ट है जिसे कहते हैं अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड का मतलब क्या हो गया कि जमीन के नीचे, जमीन के अंदर। अब सोचिए कि जमीन से 100 फुट 50 फुट नीचे रख दिया जाए आपको ले जाके, और वहाँ से आपको कोयला खदवाया जाए, तेल निकलवाया जाए, या ऐसे ही काम कराया जाए, तो क्या जो आपके यहाँ सड़क पे घूम के आप काम करते हैं और ज़मीन के अंदर काम करने में परेशानी नहीं होगी? परेशानी होती है, हवा नहीं मिलती है, साँसें नहीं मिलती हैं। जो काम आप करते हैं वो कोयले का, तो कोयले में बड़ी समस्या होती है, उसके कुछ विषाणु आपके शरीर में या रोग आपको हो जाता है, उसके लिए आपको अलाउंस मिलता है आपकी परेशानियाँ उठाने के लिए, उसे अंडरग्राउंड अलाउंस कहते हैं। अंडरग्राउंड अलाउंस आपको कितने तक छूट मिलती है? तो वो आपको 800 रुपये पर मंथ तक की छूट मिलती है। सरकार भी कहती है भाई बढ़िया मेहनत करते हैं आप, ज़मीन के अंदर काम करते हैं, आपको छूट मिलनी चाहिए, तो आपको छूट मिलती है, ठीक है? वो हो गए अंडरग्राउंड अलाउंस। और पार्टली टैक्सेबल अलाउंस खत्म हो गया, बट पॉइंट एक बस बचा है जो कि है मकान किराया भत्ता। अभी जब हम सब बता देंगे तो इस क्वेश्चन को हम लगवाएंगे। चलिए अच्छी बात है कि आपका पार्टली टैक्सेबल अलाउंस खत्म हो गया। पॉइंट अनटैक्सेबल अलाउंस कहा गया। ये अनटैक्सेबल अलाउंस या एग्जम्प्टेड अलाउंस, यानी सब पे छूट मिल जाएगी। अब सब पे छूट किसको मिल सकती है भाई? वही जो चलाता है। चलाता है मतलब अलाउंस टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, उनको जो छूट मिलती है वो पूरी की पूरी मिलती है, कोई भी चीज। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यात्रा भत्ता, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, मकान किराया, मनोरंजन, इन सब पे जो छूट है ना, इन लोगों को 20% किसी को मिल रही है, किसी को 800 मिल रही है, किसी को 600 मिल रही है, इनको सब चीज़ें अब छूट मिल जाती है। अब हाई कोर्ट के जज हैं, न्यायाधीश हैं। चलिए, अलाउंस टू मेंबर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल
ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मेंबर हैं उनको भी छूट फुल्ली टैक्सेबल अनटैक्सेबल होती है या एग्जम्प्टेड कही होती है। एग्जम्प्टेड पॉइंट नोट कीजिए क्योंकि एग्जम्प्टेड पॉइंट हर जगह आपको आने वाला है, यानी पूरी पूरी छूट, या एग्जम्प्टेड का मतलब छूट होता है। ठीक है। अलाउंस टू द एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड इंडिया फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल के रूप में लीजिए तो राजदूत, एम्बेसडर। और सोचिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं बेचारे, देश 6 महीने तक, साल भर तक पूरे वापस में, कहीं पाकिस्तान में कोई रहता है तो कोई चीन में रहता है, बंदूकिया सटी रहती है दिमाग पे। कहने का मतलब समझिए कि ये भी परेशानियां उठाते हैं, इसलिए इनको पूरा ही फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है। अब आप भी बहुत परेशानी उठा लिए हमें लगता है, क्योंकि आप टैक्सेबल अलाउंस सब कुछ पार्टली और फुल्ली और एग्जम्प्टेड तीनों अलाउंस पढ़ चुके हैं। खुशी की बात है, बस एक मकान किराया भत्ता जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक नहीं समझेंगे तो इन सबको समझने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये 1-2 क्वेश्चन में आ सकते हैं, लेकिन ये 46 में से 42 क्वेश्चन में आएगा, ये समझिए। चलिए हम शुरू करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे आपको वीडियो में जब हम बोल रहे थे उसी समय लिखना चाहिए था, क्योंकि थोड़े छोटे शब्दों में है ये। हमारा पॉइंट क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। चलिए ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस, शॉर्ट में कहिए तो HRA, हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। और इसमें कहता है टैक्सेबल विच एवर इज लेस। ये जो पॉइंट होंगे इसमें, जो उसमें सबसे छोटा होगा वो पॉइंट लेस किया जाएगा। पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन सुनिए और क्वेश्चन तुरंत अपने पे लिखने लगिए। क्वेश्चन क्या है कि 60,000 रुपये उसको सैलरी मिलती है वेतन के रूप में, जिसे हम इंग्लिश में कहें या हिंदी में कहें मूल वेतन, यानी बेसिक सैलरी, जो कि है 60,000 पर मंथ। अलाउंस मिलता है उसको 60,000 नहीं है, ये 6,000 है, ये ध्यान दीजिएगा। वो 60,000 था, ये 6,000 रुपये है। अलाउंस 6,000 पर मंथ। इसमें पॉइंट है एक, वेन विच इज वेन पार्ट ऑफ सैलरी। पहला पॉइंट है पार्ट ऑफ सैलरी, पार्ट ऑफ सैलरी, और दूसरा पॉइंट है पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम बताएंगे। अलाउंस 6,000 पर मंथ है। चलिए कमीशन जो है, कमीशन मिलता है 60,000 रुपये का। पॉइंट 1 है कि ये फिक्स्ड है, पॉइंट 2 है कि ये फिक्स्ड नहीं है। दो रीजन देखिए, हम एक के साथ कई क्वेश्चनों के कई सॉल्व करना चाहेंगे। पहला पॉइंट ये है कि ये फिक्स है, दूसरा पॉइंट है ये फिक्स नहीं है। रेंट रिसीव होता है, एम्प्लॉय देता है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय को जो रेंट रिसीव होता है वो 2,000 रुपये पर मंथ है। वो कितना है? 2,000 पर मंथ।
रेंट रिसीव। रेंट जो पेड होता है, यानी जो इम्प्लॉई है वो रेंट जो भुगतान करता है अपने मकान मालिक को। फर्स्ट पॉइंट है 10,000, सेकेंड पॉइंट है 9,000। अब कह रहा है टैक्सेबल सैलरी ज्ञात, टैक्सेबल एचआरए ज्ञात कीजिए। टैक्सेबल एचआरए ज्ञात करने का रूल क्या है, ये देखिए। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि रेंट रिसीव एचआरए रिसीव लिखिए, HRA या ऐसे लिखिए, एक्चुअल एचआरए रिसीव। पहले पॉइंट में ऐसे लिखता है, मतलब रूल इसका है ऐसे, एक्चुअल एचआरए रिसीव। पॉइंट सेकंड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है। पॉइंट थर्ड है, वो है 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी इन मुंबई। ये 4 शहर का नाम बता रहे हैं हमको, चेन्नई, कलकत्ता एंड दिल्ली। अगर ये 4 शहर हैं, फिर से तेजी से बोल देते हैं आपको, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली, अगर ये 4 हैं तो आपके 50% सैलरी, और यदि ये 4 शहर के बाद कोई भी शहर आता है तो 40% सैलरी का अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा, और जो इसमें छोटा रहेगा वही टैक्सेबल माना जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारे प्रश्न में यह गया था, इसमें बार बार बोल रहा है सैलरी। सैलरी का जानते हैं आप, इंक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव डिफिनेशन होता है, और उसमें सब कुछ जोड़ा जाता है। और इसके पहले जब हम अलावेंस बता रहे थे तो अलावेंस बताए कि ये अलावेंस है वो जाके सैलरी में जुड़ जाता है, ये अलावेंस है आधा जाके जुड़ जाता है, ये अलावेंस है आधा। लेकिन जब आप हाउस रेंट अलावेंस का कैलकुलेशन करते हैं तो उस सैलरी में क्या जुड़ता है, पॉइंट ये है। इसीलिए हम कह रहे थे कि पूरा वीडियो ध्यान से देखें, वरना आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। हाउस रेंट तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए हाउस रेंट के लिए पूरा वीडियो देखिए, बार बार कह रहे थे। चलिए ठीक है, यहाँ पे सैलरी में क्या आएगा, यहाँ में सैलरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या, तो पहला लिखा रहता है बेसिक सैलरी, यानी मूल वेतन, प्लस, प्लस देखिए, प्लस को यहाँ पे लिखिए, यानी ऐड कीजिए यहाँ पे। दूसरा होता है आपका कमीशन, जो कि फिक्स्ड हो, या तो परसेंटेज में लिखा हो कि 4% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, या 10% इस चीज़ का, या तो वहाँ पे फिक्स्ड शब्द लिखा हो। पॉइंट थर्ड है अलावेंस, विच इज पार्ट ऑफ सैलरी। क्या बोला, विच इज पार्ट ऑफ सैलरी। तो पार्ट ऑफ सैलरी का मतलब हो गया डीपी, डियरनेस पे, या तो सीधे दे देगा डियरनेस पे, और कभी कभी लिख देता है डियरनेस पे प्लस डियरनेस अलावेंस, तो वहाँ पे डियरनेस पे लिख जोड़ा जाएगा। और कभी कभी प्रश्न में आता है डियरनेस पे
प्लस डियरनेस अलाउंस विच इज पार्ट ऑफ सैलरी 50% 40%, तो वो 40% भी ऐड किया था, लेकिन अलाउंस सिर्फ लिखा हो तो वहाँ पे ऐड नहीं किया जाता है। ये 3 चीज़ें ऐड की जाती हैं और जो भी उसका आंसर आता है वो सैलरी में आता है। तो हम जानते हैं कि बेसिक सैलरी हमारी 60,000 थी, यानी कि 60,000 इंटू 12 करेंगे तो 7,20,000 रुपया हो गया। ये जो फिक्स्ड कमीशन यहाँ पे लिखा है, अगर यहाँ पे लिखा होता तो मानते, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं लिखा। लेकिन हमने बोला था पॉइंट 1 में ये फिक्स है, अब पॉइंट 2 में ये फिक्स नहीं है। अगर ये पॉइंट फिक्स का हम बता रहे हैं, अगर ये पॉइंट हम फिक्स का बता रहे हैं तो यहाँ पे 60,000 ऐड किया जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट फिक्स का नहीं है तो यहाँ पे ऐड नहीं किया जाता। वही चीज़ हम अलाउंस में बताए थे कि विच इज़ पार्ट ऑफ सैलरी एंड एक नॉन विच इज़ पार्ट ऑफ सैलरी। तो अगर ये विच इज़ पार्ट ऑफ सैलरी है, ये विच इज़ पार्ट ऑफ सैलरी है तो 6,000 पर मंथ यानी 72,000 रुपया जुड़ जाएगा। लेकिन अगर विच इज़ पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है तो ये नहीं जुड़ेगा। तो हम ये मान रहे हैं कि यहाँ विच इज़ पार्ट ऑफ सैलरी है, तो हम 72,000 रुपये 6,000 इंटू 12 72,000 जोड़ दिए तो ये कितना हो गया, 72,7 81,000, 72,7 79,200 हो गया। बट हम ये समझिए कि 60,000 को 70,000 कर देते हैं, इस क्वेश्चन को 70,000 कर देते हैं तो कितना हो गया, ये समझ नहीं आ रहा है, 8,40,000 और ये हो गया 72, तो ये प्लस में क्या आ गया 91,200 यानी 9,12,000, 9,12,000 रुपया आ गया। तो ये क्या था हमारा सैलरी, ये जो पॉइंट यहाँ पे बार बार दे रहा था सैलरी का। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्चुअल HRA रिसिप्ट, तो यहाँ पे लिखा है रेंट रिसिप्ट, यानी हाउस रेंट ही है ना, ये हाउस रेंट अलाउंस ही मिल रहा है ना, तो ये कितना मिल रहा है 2,000 पर मंथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,000 इंटू 12 इक्वल टू 24,000। ये हम जानते हैं कि रेंट पेड हुआ है हमारा, कहाँ गया रेंट पेड, 10,000 और एक में हुआ था 9,000, हम लिख चलते हैं 9,000, मान लीजिए 9,000 था तो 9,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,08,000 आ रहा है और सैलरी कितना है 9,12,000, इसका अगर 10% लेंगे तो 91,200 आ जाएगा। क्लियर है, तो अमाउंट कितना आ गया, ये 16,800 रुपये। ठीक है, थर्ड पॉइंट है 50% ऑफ सैलरी, तो हम जान रहे हैं कि ये सिंपल व्यक्ति है, ये नहीं इस प्रश्न में कहा गया है कि ये चेन्नई का है, मुंबई का है और कलकत्ता या दिल्ली का है, तो ये सिंपल है। अगर ये सिंपल नहीं होता तो हम मानते कि यह अगर मुंबई चेन्नई का नाम लेता तो 50% लेते, लेकिन यहाँ सिंपल है तो यहाँ पे 40% पे अमाउंट पे देख लेते हैं। तो 9 चौक 36 12 चौक 48 यानी 3,64,800, 9,12,000 का 40% है ये। अब ये बताइए कि इसमें से छोटा कौन सा है, इसमें से छोटा कौन सा है, तो हम देख रहे हैं कि 16,800 रुपया छोटा है। अब यहाँ पे टोटल अलाउंस याद कर लेते हैं, हमको रिसीव कितना हुआ था 24,000, एग्जम्प्टेड कितना हो रहा है 16,800, बच कितना गया 7,200। इन केस ऑफ 9,000 पर मंथ, इन केस ऑफ 9,000 पर मंथ अलाउंस, टोटल अलाउंस हो गया 7,200 और एग्जम्प्टेड कितना हो गया 16,800 एग्जम्प्टेड। अगर ये 10,000 है तो क्या होगा, ये 1,08,000 बदल जाएगा और ये 1,20,000 हो जाएगा, क्योंकि 10,000
इंटू 12 हो जाता है 1,20,000। इसमें से 91,200 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 28,800। तो क्या 28,800 यहाँ पे लिया जाएगा? नहीं लिया जाता है। ये जो 28,800 है, तो हम जानते हैं विच एवर इज लेस, 24,000 ही है। तो यहाँ पे 24,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो क्या आंसर कितना आएगा? 0। तो ये आपका पॉइंट था हाउस रेंट अलाउंस। ये क्या पॉइंट था? ये आपका पॉइंट था हाउस रेंट अलाउंस। अब आप जान चुके हैं कि हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है। हाउस रेंट अलाउंस या पूरा अलाउंस का पूरा पूरा पॉइंट आप समझ चुके हैं। अरे इसके बाद तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, लाइक तो कर देना चाहिए और शेयर भी करना जरूरी होता है। और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना चाहिए कि आपको समस्या क्या है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में परक्यूजिट पॉइंट के साथ, क्योंकि जितना ही आपका अलावेंस पॉइंट था कठिन है, उतना ही परक्यूजिट्स है। अगर परक्यूजिट्स नहीं समझ में आया तो अलावेंस समझने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।